हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं हूं कशिश और आपका स्वागत है करंट अफेयर्स 360 इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, कि वो न्यूज क्या थी, उसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ। और अगर हो सकेगा तो उसका स्टैटिक जीके का पार्ट भी बता देंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डायरेक्टिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर परफॉर्मिंग नेशनल सिंबल्स एट ऑफिशियल इवेंट्स। मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी, आप आंसर को मार्क करिए अपने दिमाग में। तो इसका आंसर है वंदे मातरम मस्ट प्रीसीड जन गण मन। देखो, की पॉइंट्स आपको अब दिख ही रहे होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इसका मोटा मोटी समझा दूं कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है। हमारा जो इसके पीछे का मोटिव था, ठीक है, उसमें ये है कि सरकार ने एक नया नियम बनाया है। अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों गाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन होगा। उसका उद्देश्य क्या था कि पूरे देश में एक जैसा प्रोटोकॉल होगा और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान बनाए रखने का मतलब पूरा मोटिव था। ठीक है, देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो थे, उन्होंने ये इशू किया था कि एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल जो है, जो हर जगह देश में लागू होगा। और उसका क्या था मतलब, मेन मोटिव कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जो है वो बना बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक नारी initiative launched by the Ministry of Skill Development aims to provide digital training to how many women over 3 years? क्या है इसका आंसर? सोचो अपने दिमाग में। 5 सेकेंड है आपके पास। सोच लिया आंसर? अगर जो लोग 2.5 मिलियन या फिर 5 मिलियन के ऊपर हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि 5 मिलियन इसका आंसर है। तो की पॉइंट्स आपको दिख ही रहे हैं। की पॉइंट्स का मोटा मोटी ये मतलब है कि सरकार ने टेक नारी इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत अगले 3 साल में 50 लाख महिलाओं को डिजिटल स्किल सिखाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाएं जो है वो रोजगार मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ठीक है, उनको वो अपने आप पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगी जब उनके पास स्किल होगी। ठीक है, और ये ज्यादातर किसके लिए हो रहा है? टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की जो महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक, तो ये इसका मोटा मोटी था। बाकी आपके पास की पॉइंट्स होंगे तो उसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें फ्री पीडीएफ आता है जो मुश्किल से शायद 5 या 10 मिनट लगेगा और आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कम्युनिटी constituted by the West Bengal government to examine the draft Uniform Civil Code West Bengal 2026 bill? इसका आंसर क्या है? अपने दिमाग में सोचो। नहीं आता है तो थोड़ा सब्र करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। इसका आंसर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है। ठीक है, आंसर बी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, की पॉइंट्स आपके पास है। इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी बिल का अध्ययन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ठीक है, ये कमेटी जो थी वो कानूनी और सामाजिक जो पहलुए हैं उनके ऊपर जांच करेगी। ठीक है, कि क्या कानूनन है और क्या सामाजिक पहलू हैं, उन सबको एक साथ रख के फिर उसके ऊपर जांच करेगी, जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, ये कम्युनिटी है, देखो, चेयर्ड बाय जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है, आप इसको समझ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, अपने आप भी बुद्धि लगाओ। Question 4. The Union Cabinet has approved amendment to which act to make international insult to the national song Vande Mataram a punishable offense? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखो और आंसर सोचो अपने मन में। 5 सेकेंड है आपके पास।
इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। की पॉइंट सामने है। मोटा मोटी ये है कि समझो, सरकार वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम की तरह कानूनी सुरक्षा देना चाहती है। यानी अगर कोई जानबूझकर इसका अपमान करता है, मतलब अगर कोई भी इसको इंसल्ट करता है कुछ भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इंसल्ट के ऊपर ये एक्ट है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, प्रिवेंशन का मतलब तो पता ही होगा लोगों को। ठीक है, सुरक्षा करना। नेशनल ऑनर एक्ट 1971। जो लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और यही इसका मोटा मोटी मतलब था। बाकी इसको पढ़ लो, क्या पॉइंट्स लिखे हैं आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो पीडीएफ आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो तुम्हें जब पीडीएफ मिलेगा तो तुम चाहो तो हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। उसमें देखो डेली करंट अफेयर्स, उनकी लाइव नोटिफिकेशन भी आएगी। क्लास अगर होने वाली है तो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, पोल और क्विज, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पे पोल और क्विज आता है। जो अटेंड करोगे तो तुमने जो पढ़ा है उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ बन जाएगी। तो पढ़ाई जोरों तोरों से करो। और डेली करंट अफेयर्स के जो ब्लॉग होते हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ना स्टार्ट करो। सिर्फ ऐसे ही नहीं करंट अफेयर्स पढ़े जाते हैं, थोड़ा तमीज से पढ़ो, जिससे कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक, अब क्वेश्चन 5 पे हम लोग चलते हैं। रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंट वोटर रजिस्ट्रेशन मैंडेट, व्हाट मस्ट एप्लीकेंट्स फॉर फॉर्म 6 नाउ सबमिट। इसका आंसर क्या होगा, अपने दिमाग में सोचो और समझो। ठीक है, और नहीं आता है तो सबर करो, मैं बताऊंगी। इसका आंसर है ऑप्शन सी या डी। डी, पेरेंट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर डिटेल्स। देखो, की पॉइंट्स तुम्हारे सामने हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेंट सबमिटिंग फॉर्म 6। इसका मोटा मोटी समझते हैं हम लोग। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। ठीक है, अब नए वोटर को अपने माता पिता का एसआईआर डिटेल भी देना होगा, ताकि जो फर्जी और जो बेकार है लोग, डुप्लीकेट वोटर्स है ना, उनकी पहचान हो सके। कि ये जो भी बेकार फर्जी डुप्लीकेट जो वोट दे देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा जनगणना में दिक्कत होती है, मतलब जनगणना कह रही हूँ, सॉरी, वोटिंग में। ठीक है, तो उस वो ना हो, इस चक्कर में उन्होंने ये रूल निकाला है कि आपको पहले अपने माता पिता का एसआईआर डिटेल भी देना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रोल पे चलते हैं। बाकी जो भी पॉइंट्स है उनको पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताओ, फिर देखा जाएगा। ठीक है, बाकी समझ में आ जाएगा, इतनी बुद्धि का कमजोर नहीं हो। रील्स चला लेते हो ना, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 6. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who recently passed away at the age of 74, was the former ruler of which country? Tick 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 tick. One, tick two. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटर। ठीक है, देखो, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी वॉज अ फॉर्मर एमिर, मतलब रूलर है कतर का। ठीक है, इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि ये जो भी है अल थानी वन थानी कतर ने ये पूर्व शासक थे। ठीक है, उनके नेतृत्व में कतर ने तेजी से विकास किया और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई। ठीक है, ही केम पावर इन 1995, इंट्रोड्यूस मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म इन द कंट्री। देखो, अंडर हिज लीडरशिप Qatar experienced rapid modernization and become a significant global player in diplomacy, energy and international affairs. देखो, ये अच्छे से समझो, और पूरा प्रॉपर एकदम की पॉइंट्स अच्छे से दे रखे हैं, समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. In response to drone attacks on commercial vessels, US Central Command launched airstrikes on which strategic island इन साउथर्न ईरान। इसका आंसर क्या होगा, सम कमेंट में बताना। ठीक है, और कितने तुम्हारे आंसर सही हो रहे हैं 20 में से, उसको भी बताओ कमेंट में लिख के, पता तो चले कि कितना आ रहा है तुम लोगों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन एंड सिरिक। ठीक है, अब इसका मोटा मोटी मतलब ये है, द यूएस सेंट्रल कमांड कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन रिस्पॉन्स टू ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग कमर्शियल वेसल्स। मतलब ये है कि ड्रोन हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के कुछ रणनीतिक इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा और खतरे को कम करना। मतलब जो भी समुद्री व्यापार होता है उसकी जो सुरक्षा है और उस पर आने वाला जो भी खतरा है उस पर कम करने के लिए ये जो मतलब उन्होंने मिसाइल विसाइल जो दागी, मतलब एयर स्ट्राइक की, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो द स्ट्राइक फोकस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ क्वेशम आइलैंड एंड सिरिक इन साउथर्न ईरान। अराउंड 140 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वर रिपोर्टली टारगेट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मतलब 140 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हुए थे इस ऑपरेशन में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, इजराइल हैज शेड्यूल्ड इट्स नेक्स्ट नेशनल इलेक्शंस फॉर October 27, 2026. This vote is widely viewed as referendum on which leader? You have four options. तो अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद आंसर टिक करो। नहीं आता तो शांति से बैठो, मैं बता रही हूँ अभी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन नेतान्यू। नेतान्यू। मैं सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ तो मेरे को ट्रोल मत करना, ठीक है। चलो, इसका मोटा मोटी मतलब हम ये समझते हैं कि इजराइल में होने वाले जो चुनाव है, चुनाव को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो है उनके नेतृत्व की परीक्षा माना जाता है। ठीक है, मतलब माना जा रहा है। इस चुनाव का असर देश की भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। ठीक है, द डिसीजन टू होल्ड द इलेक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द नेसेट, इजराइल्स नेशन पार्लियामेंट। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इजराइल डोमेस्टिक पॉलिसीज and future political direction. The election has attracted global attention due to its potential impact on regional stability and international elections। मैंने तुमको शांति से इसका मोटा मोटी मतलब ये समझा दिया है कि जो भी इजराइल में होने वाले जो चुनाव है, ठीक है, चुनाव को प्रधानमंत्री जो भी इनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, उनके नेतृत्व की परीक्षा माना जा रहा है कि मतलब क्या है क्या नहीं जो भी। ठीक है, और उस चुनाव का असर जो है वो देश के भविष्य की राजनीति पर ही पड़ेगा। इसका मोटा मोटी मतलब यही है, अच्छे से दिमाग में घुसेड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्रिमिनल कंप्लेंट वाज रिसेंटली फिल्ड अंडर द जिनीवा कन्वेंशंस एक्ट 1960 अगेंस्ट एन इजराइल रिजर्विस्ट ऑन विच ट्रैकिंग रूट इन इंडिया। यू हैव फोर ऑप्शंस, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो उसके बाद समझाओ। ठीक है, यू हैव 5 सेकेंड टू थिंक द आंसर। अगर नहीं आता है तो चुपचाप शांति से बैठो और चाय पियो अपनी। इसका आंसर है हमस ट्रेल। ठीक है, अब इसका मोटा मोटी मतलब समझो। जो हिमाचल प्रदेश के हमस ट्रेल है उस पर इजराइल सैनिक के खिलाफ जिनीवा कन्वेंशन के तहत शिकायत दर्ज की गई। ठीक है, इसलिए ये हमला जो था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। ठीक है, क्रिमिनल कंप्लेंट, ये देखो इन्होंने कंप्लेंट करी थी, वो फिल्ड अंडर द Geneva Conventions Act 1960 against an Israel army reservist. The complaint was filed while the reservists were traveling on the Hamas Trail in Himachal Pradesh, India. The case is based of allegations related to international humanitarian law and the provisions of the Geneva Conventions. बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, शांति से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 10. What was the net inflow of foreign portfolio investors FPIs into Indian equities in July 2026, marking a reversal of a 4 month selling trend? चार ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,157 करोड़। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या था। देखो, जुलाई 2026 में विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया। ठीक है, इससे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। निवेशक मतलब समझते हो ना, इन्वेस्टर्स।
foreign portfolio investors became net buyers in the Indian equity market during July 2026. ठीक है. FPIs invested as a net amount of 15, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? 15,157 करोड़. ठीक है. Ending a 4 month continuous selling trend. ठीक. Increased foreign investment generally supposed market liquidity and can पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस. ये पूरा पूरा जो है वो स्टॉक मार्केट जो भी परफॉर्मेंस है, अर्थव्यवस्था है, उस पर विदेशी निवेशों का निवेशकों मतलब इन्वेस्टर्स का जो भी भरोसा है वो बढ़ा है. कैसे बढ़ा है ये मैंने बता दिया तुमको. ठीक है. जो भी मतलब भारतीय मतलब जो इंडियन शेयर मार्केट थी उस पे निवेश किया था इन लोगों ने. कितना निवेश किया था? 15,157 करोड़. ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 11. The Reserve Bank of India, RBI, has deferred the implementation of its revised capital market exposure CME framework to which date? You have four options. अच्छे से ऑप्शन को देखो. नहीं आता है तो शांति से बैठो, 5 सेकंड बाद मैं बता दूंगी. आंसर है इसका July 1, 2026. The Reserve Bank of India (RBI) postponed the implementation of the revised capital market exposure framework. The revised framework was generally scheduled to come into effect on April 1, 2026, but has now been deferred to July 1, 2026. The extension provides bank and financial मतलब देखो मोटा मोटी इसका ये समझो कि आरबीआई ने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर सीएमई फ्रेमवर्क को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बैंकों को नए नियमों की तैयारी करने के लिए थोड़ा समय और मिल सके और वे इन्हें सही तरीके से लागू कर सकें. मतलब इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया है जिससे कि चीजें अच्छी तरीके से वो लोग देख परख के काम कर सकें. ठीक है. जो भी मतलब नए नियम निकाले उस पे थोड़ा देख दाख के रिस्क मैनेजमेंट को इन्होंने वो किया है. जैसे काम ज्यादा सोच समझ के करेंगे तो रिस्क कम लगेगा. बस पूरा यही मोटिव है इसका. समझो. So the next question is, under the RBI's acquisition finance framework, an eligible acquiring Indian non-financial corporate must have a net worth exceeding what value? चार ऑप्शंस हैं. जो भी ऑप्शन सी को मार्क करेगा वो बेवकूफ है. मतलब जरूरी नहीं. आंसर क्या है अपने आप से समझो क्या है इसका आंसर. ऑप्शन सी को मार्क करेगा. वाह. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. में देखा ना, 500 करोड़. So the Reserve Bank of India (RBI) introduced the Equitism Finance Framework to regulate financial financing for corporate acquisition. Under this framework, an eligible Indian non-financial corporate must have a net worth exceeding 500 करोड़. एक भी लाइन सही से नहीं चली मेरे से. इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने एक्विजिशन फाइनेंस के लिए नए नियम बनाए हैं. अब वही कंपनियां इसका फायदा उठा पाएंगी जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ है. मेरे हिसाब से शायद पहला बैंक जब हम स्टार्ट करते हैं तो आरबीआई ने ये भी अप्रूव किया है कि पहले जब बैंक हम स्टार्ट करते हैं तो 500 करोड़ तुम्हारे पास होना चाहिए. यही उनका नियम है. इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों को बड़ी फंडिंग देना है. ठीक है. कि उनके पास बड़ी फंडिंग हो. ठीक है. तो अगर तुम्हारे पास नेट वर्थ 500 करोड़ है, उससे अधिक होगा तभी तुम इसका मतलब इसका फायदा उठा पाओगे. ठीक है. यही एक्विजिशन फाइनेंस का एक नियम है जो कि आरबीआई ने किया है. क्या उसे बोलते हैं, लागू किया है. सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं. CDAC recently inaugurated the Param AI supercomputing hub to accelerate artificial intelligence research in which city? You have four options: Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune. सोचो और बताओ क्या आंसर होगा. So the answer is टिक 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 टिक. आंसर इज पुणे. ठीक है. इसमें क्या है, इन्होंने इनॉग्रेटेड किया है परम एआई सुपर कंप्यूटिंग हब इन पुणे, महाराष्ट्र. ठीक है. इसका मोटा मोटी मतलब यही है कि पुणे में परम एआई सुपर कंप्यूटिंग हब शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य है कि भारत में एआई रिसर्च को बढ़ावा देना और वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और छात्रों मतलब स्टूडेंट्स को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा प्रोवाइड करना. मतलब कुल मिलाकर एआई का जो हमारा वो है काम हमारे इंडिया में बढ़े और लोग उसके बारे में जाने समझे.
और बच्चों को भी समझ में आए कि क्या है एआई, उसके ऊपर रिसर्च करे, इनोवेट करे और सब चीजों को ऊपर काम करे। ठीक है, और जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी इस पे ऊपर मदद मिल सके। देखो कहाँ पे प्रमोट करना है, एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रिसर्च इन एरिया सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये सारे एरियाज में सारे एरियाज में क्या कहते हैं प्रमोट करने के ऊपर उनका काम है। यही इसका पूरा उद्देश्य है, परम उद्देश्य, परम एआई का परम उद्देश्य। वाह, कितना अच्छा मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 14 इज द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 recently tested by DRDO has an operational range of up to how many kilometers? You have four options: 40 kilometers, 75, 125, 120 and 200 kilometers. कितने किलोमीटर का पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है वो अभी डीआरडीओ ने पास किया है, टेस्ट किया है, क्या है बताओ। वो तो पड़ेगा। इसका ऑप्शन है इसका आंसर है 120 किलोमीटर। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एज पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कि डीआरडीओ ने पिनाका LRGR 120 रॉकेट का सफल परीक्षण मतलब टेस्ट किया है। इसकी रेंज जो है वो 120 किलोमीटर तक है और ये पहले के तुलना में मतलब पहले के अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे ज्यादा सटीक तरीके से निशाना लगा सकता है। इससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी, यही उनका मेन मोटिव है। ठीक है, इट इज अ प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट डिजाइन टू स्ट्राइक टारगेट विथ ग्रेटर एक्यूरेसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब दूर के डिस्टेंस में भी ये ज्यादा एक्यूरेट निशाना लगा सकता है, यही इसका मेन मोटिव है। ठीक, the successful test demonstrate India's progress in developing advanced indigenous missile and rocket system, reducing dependence on foreign defense technology। हम लोग फॉरेन के डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा निर्भर है, तो उस चीज को हटाने के लिए ये चीज का वो किया गया है, इनॉग्रेट क्यूबी को टेस्ट करके लाया गया है हमारे उसमें। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर तक मार सकता है ये उसमें कुछ। हम 15 क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से करना है तो जो बच्चे रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ इकट्ठा करते करते वो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो 10 रुपए का पैकेट चिप्स का खाते हो उसकी जगह 9 रुपए लगा के एक करंट अफेयर्स की पीडीएफ ई बुक हमारे चैनल, हमारी वेबसाइट करंट अफेयर्स 360 इंडिया पे 9 रुपए में अवेलेबल होती है हर मंथ की पीडीएफ। आप चाहो आराम से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, फ्री में क्विजेस वहां पे होती है। एक बार जाओ उस वेबसाइट को जाके देखो। ठीक है, और तो और बहुत सारे जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपके ऊपर है। तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, है ना, को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज वहां पे 25 रुपए में ई बुक अवेलेबल है। तो वो भी जाके आप परचेज कर सकते हो। 25 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है पढ़ाई के लिए। आप लोग इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स लो, इतनी मोटी मोटी बुक्स लो जो कि आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली है, आप उसको यूज करते हो। तो उस 25 रुपए में आपको बहुत अच्छा मतलब काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। जाओ, ग्रैब करो, यूज करो। ना अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना। और तो और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप लीडर बोर्ड में जाके वहां पे रोज अगर देते हो क्विज और लीडर बोर्ड में आपका नाम ऊपर आता है तो अगली वीडियो में आपका नाम मैं अपनी वीडियो में जरूर दूंगी। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हुए। तो कोशिश करो कि तुम्हारा नाम अच्छे से आए। ठीक है, तो हम लोग चलो चलते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। 15th क्वेश्चन है विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनक्रूड एरियल व्हीकल UAV a variant of Israel's Hermes 900 in India? You have four options, अच्छे से पढ़ो उसके बाद आंसर दो। ठीक है, किसी भी तरीके की कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है।
₹25 में बहुत कुछ नहीं होता, मोमोज का एक प्लेट आता है, उस मोमोज की एक प्लेट को हटाकर आप अपना करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। आपके पास पूरे की पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट्स सब कुछ उस पे आएगा, पीडीएफ भी उसी पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार पीडीएफ को जरूर रिवाइज कर लेना। इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर भारत में बना एक आधुनिक सर्विलियंस ड्रोन है। ये एक ड्रोन है, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल था वो सीमा की निगरानी, समुद्री सुरक्षा और अन्य सुरक्षा अभियानों की में मतलब अन्य सुरक्षा अभियानों में किया जाएगा, ठीक है। यह मतलब मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर इज एन अनक्रूड एरियल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया by Adani Defense and Aerospace. It is the Indian version of Israel's Hamas 900 UAV produced under a licensing agreement with Elbit Systems. ठीक है। अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ लेना, ना समझ में आया तो बता देना मेरे को। बाकी इसका जो सपोर्ट है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड सपोर्ट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय प्रमोटिंग एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंडिया की इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मेक इन इंडिया, ठीक है, और उसको प्रमोट करता है। इसका मोटा मोटी मतलब यही है कि जो मतलब हमारा भारत जो देश है उसमें एक बना एक आधुनिक सर्विलियंस ड्रोन है। इसका इस्तेमाल जो है वो सीमा की निगरानी, जो हमारा बॉर्डर है उसकी निगरानी करने के लिए किया गया था। ये देखो, इंक्लूडिंग बॉर्डर सर्विलियंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मिशंस। पढ़ लो, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु बिकेम द यंगेस्ट विंबलडन women singles champion in 15 years by defeating Carolina Machuva in the 2026 finale, मतलब फाइनल फिनाले, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कौन सा आंसर सही होगा मैं बता दूंगी। तो इसका आंसर है लिंडा नोस्कुआ, ठीक है। लिंडा नोस्कुआ won the 2026 विंबलडन वुमेन सिंगल्स टाइटल बाय डिफीटिंग मतलब हराया है उन्होंने करोलिना मुचीवा को इन द फाइनल में उन्होंने हराया है एट द एज ऑफ 21। वो 21 एज की हैं। शी बिकेम द यंगेस्ट विंबलडन वुमेन सिंगल चैंपियन इन 15 ईयर्स। 15 सालों में एक महिला है जो 21 वर्ष की है, और वो जो है उसको एक पदवी मिली है कि यंगेस्ट विंबलडन ह्यूमन सिंगल चैंपियन उन्होंने जीता है, वो भी ग्रैंड फिनाले में, ठीक है। इन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, मेकिंग इट significant milestone in her career. Her performance throughout the tournament highlighted her consistency, powerful baseline game and mental resilience under pressure. ठीक है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो लिंडा नोस्कुवा है, उन्होंने विंबलडन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह पिछले 15 सालों की सबसे युवा महिला चैंपियन बनी है, ठीक है। और यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, और यही उनके जो करियर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और ये उनकी कंसिस्टेंसी, पावर बेसलाइन गेम और मेंटल रेजिलियंस अंडर प्रेशर, कि मतलब प्रेशर में रहकर भी उन्होंने इतना अच्छा खेला, उसको दिखाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 17. The final match of the 2026 FIFA World Cup is scheduled to be held on July 19 at which venue? You have four options. अच्छे से पढ़ो, आंसर करो। हम लोग 17 क्वेश्चन पे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते ही हैं, समझ लो, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब फंसने ही फंसने हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। और करंट अफेयर से वही बच्चे पढ़ते हैं जो अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं। तो अगर तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो तमीज से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, जिससे कि भूल मत जाओ।
इसका आंसर है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम। की पॉइंट्स क्या है इसके? द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इज शेड्यूल्ड टू बी प्लेड ऑन 19 जुलाई 2026। द फाइनल will take place at the New York, New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि पिछली बार मतलब पहली बार इसे 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर आयोजित कर रहे हैं और पहली बार 48 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, इट विल बी द first FIFA World Cup featuring 48 teams, an expansion from the previous 32 team format. The tournament is expected to be the largest FIFA World Cup in history। मतलब ये largest FIFA World Cup होगा हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। with more teams, मतलब ज्यादा से ज्यादा टीम है, 48 teams of course, more matches and multiple host cities। 3 cities हैं, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट यूएस। ठीक है, जो इसको होस्ट कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 18. A new study by the IITM Pune found that what percentage of India's monsoon rain must evaporate mid-air before reaching the ground? 10%, 25, 40, and 60. Which percentage? A new study by the IITM Pune found that what percentage, कितना percentage जो है वो India's monsoon rain में massive evaporate mid air before reaching the ground। अरे मतलब यही है कि कितना, मतलब हमारी जो बारिश है वो कितनी हमारे ग्राउंड पे आने से पहले ही कितनी जो है वो ऊपर ही रह जाती है, आ ही नहीं पाती नीचे, छू ही नहीं पाती है। ठीक है, इसका यही मेन मोटिव है, मतलब पूछ रहा है ये क्वेश्चन मुझसे। इसका आंसर है 25%। रिसर्चर्स बताते हैं हमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल meteorology IITM Pune found that 25% of the southwest monsoon rain mass evaporate before reaching the ground। मतलब वो पहले ही evaporate हो जाता है ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही। IITM पुणे की स्टडी के अनुसार मॉनसून की लगभग 25% बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में वाष्प बनकर उड़ जाती है। ठीक है, मतलब इवेपोरेट हो जाती है। इस रिसर्च से मौसम की भविष्यवाणी और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये रिसर्च करी है। ठीक है, किसने करी है? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है। अच्छे से इसको समझ लेना, क्या पता इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदू कुश हिमालय region known as the third pole is warming how much faster than the global average? 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, which times? बताओ। ऑप्शन है 3 टाइम्स। द हिंदू कुश हिमालय रीजन इज वार्मिंग ऑलमोस्ट 3 times फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो हिंदू कुश हिमालय है क्षेत्र, दुनिया के औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। हमारे यहाँ इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो भी कह सकते हैं उसे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा, 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में बाढ़, भूस्खलन और पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेजर हमारे सामने आ सकते हैं। देखो, एक्सीलरेटेड ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें, राइजिंग टेम्परेचर थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड द हिमालयन रीजन। पॉइंट्स को पढ़ लो, ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है, इस मतलब जिस हिसाब से हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावनाएं ना, और मतलब लैंडस्लाइड्स, इन सब की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। तो थोड़ा कम करने की कोशिश करो उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्वेश्चन 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग शोज दैट एवरी 1% इंक्रीज इन एन अर्बन सेंटर्स इन परवियस concrete surface area drives a what percentage increase in flood magnitude. You have four options. अच्छे से पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को जल्दी रीड करना और जल्दी समझने की आदत एक साथ डालो, क्योंकि वहां पर तुम्हारा सबसे अच्छा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। और सबसे कठिन भी सब्जेक्ट यही होता है, समझ लो, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी वजह से मैं 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे कि तुम हर क्वेश्चन के पीछे की क्या न्यूज थी उसे भी याद रखो, और उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसे भी याद रखो। अब जरूरी नहीं कि इसी तरीके का क्वेश्चन बने, पर जो पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, की पॉइंट्स, उसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि तुम्हें दिक्कत ना हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें आता हो, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 3.3%। कुल मिलाकर बात यह है कि रिसर्च के अनुसार जो भी शहरों में यदि मतलब कंक्रीट का जो क्षेत्र है वो सिर्फ 1% भी बढ़ता है, तो बाढ़ की तीव्रता मतलब बाढ़ जो है वो कितनी परसेंट इंक्रीज होती है? 3.3% बढ़ सकती है। इसलिए शहरों में बेहतर ड्रेनेज, हरियाली और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इन्होंने ये चीज पूरी बोली हुई है कि जो भी हमारे जो दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से बाढ़ की समस्या ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम काफी जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और हमारे फ्लड इम्पैक्ट्स को रोक सकते हैं, ठीक है। द स्टडी हाईलाइट्स द नीड फॉर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इंक्लूड्स permeable pavements, rainwater harvesting, and improved storm water drainage to reduce flood risk. ये फ्लड रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से चीजों को यूज करेंगे, बनाएंगे, तो हम आने वाले समय में अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे तो जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से हमको लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, लेकिन देखते हैं। यही चीज बोली जा रही है इसमें कि रिसर्च के अनुसार जो भी शहर है उनमें कंक्रीट का जो क्षेत्र होता है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब 1% वो बढ़ता है, ठीक, तो तीव्रता जो होती है बाढ़ की, जो बाढ़ के आने की जो संभावना होती है वो 3.3% जो है वो बढ़ जाती है। ये देखो, 3.3% इंक्रीज इन फ्लड मैग्नीट्यूड। बहुत ही गंदा कर दिया हमने पीडीएफ। चलो ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पे इस चीज को एंड करते हैं, ठीक है। हर दिन डेली 8 बजे पीडीएफ आ जाएगी, 6 बजे हमारे करंट अफेयर्स 360 इंडिया वेबसाइट पर पीडीएफ पड़ जाती है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की। जाओ, पढ़ो, रीड करो। उसमें इतनी इजी तरीके से सारी चीजें दिखाई गई हैं कि तुम आराम से उसको रीड करके समझ सकते हो। और एक बच्चा जो सही से पढ़ना चाह रहा है, सही से तैयारी कर रहा है, रियलिटी में एस्पिरेंट है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। और बाय बाय, पढ़ते रहो, चाय पीते रहो, रील्स स्क्रॉल मत करो। मिलते हैं कल। बाय बाय।